जैसा कि आप जानते हैं, इसके पहले हम लोगों ने प्रागैतिहासिक काल का वीडियो लेकर आया था, जिसमें हम हिस्ट्री के बहुत से छोटे छोटे टर्म के बारे में पढ़ा था और उन टर्मों को भी देखा था जो कहीं ना कहीं एग्जाम में आए हुए थे। उन्हीं को संदर्भ में आगे बढ़ाते हुए आज हम वीडियो लेकर आए हैं सिंधु घाटी सभ्यता। ऐसे ही क्रमवाइज हम लोग चलते रहेंगे। तो उसी क्रम में आज सिंधु घाटी सभ्यता है, जिसमें जैसा कि इसके बारे में जैसे ही नाम आता है सिंधु घाटी सभ्यता, तो हमारे एक जहन में एक बात आती है कि ये सभ्यता बहुत ही पुरानी होगी। इतनी पुरानी होगी जिसके बारे में अभी तक कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिला है। सिर्फ कुछ पुरातात्विक चीज़ें मिली है, जिसके आधार पर हमने एक अनुमान लगाया कि यहाँ पर कोई सभ्यता पल रही होगी, बढ़ रही होगी। और शायद इसीलिए इस सभ्यता को एक प्राचीन सभ्यता या उन सभ्यताओं की श्रेणी में इसको रखा जाता है जिन श्रेणी में नील मिस्र की सभ्यता आती है, नील की सभ्यता जिसे बोलते हैं, मेसोपोटामिया, सुमेरियन की सभ्यता, ये सब चीज़ें आती हैं इसमें। तो इसमें इसका नाम रखा जाता है क्योंकि बहुत ही प्राचीनतम सभ्यता माना गया है। आज तक इसका कोई लिखित प्रमाण नहीं मिला, लेकिन कुछ पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं। खुदाई के दौरान कुछ चीज़ें मिली हैं जिससे ये अनुमान लगाया हमारे पुरातात्विक वेदों ने कि यहाँ पर पहले से कोई ना कोई रहता था। तो उसके बारे में आज हम देखेंगे। और चूंकि ये कहीं ना कहीं परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमने इस टॉपिक को उठाया है। देखिए, सबसे पहले बात करेंगे खोज। जैसे ही खोज की बात करते हैं तो इसमें आता है चार्ल्स मेसन के बारे में भी इस तरह की सारी चीज़ें उन्होंने लिख दिया कि ऐसी कोई सभ्यता नहीं होती है। लेकिन बात ये धीरे धीरे ख़त्म हो गई थी, लेकिन बाद में फिर से इस पे चर्चा होनी शुरू हो गई। कब? 1856 में। अब दोस्तों देखिए हुआ क्या। जैसा कि आप जानते हैं, कर्टल बंधु दो ऐसे थे जिसका नाम था जेम्स कर्टल और एक का नाम था विलियम कर्टल। ये दोनों क्या करते थे, ये कराची से लाहौर के बीच में रेलवे लाइन बिछाने का काम कर रहे थे। लाइन बिछाने के दौरान इनके अगल बगल में क्या हुई, कुछ ईंटें मिली। ये जो ईंटें थी, जो अगल बगल की जो ईंटें मिली थी, ये इन ईंटों का इन्होंने क्या किया, तत्पश्चात वहीं पर इसका प्रयोग कर लिया या लाइनें बिछाने में इसका यूज कर लिया। लेकिन इन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया कि ये ईंटें कहाँ से मिल रही हैं। उनको इस बारे में भी पता नहीं था। तो इन्होंने सबसे पहले साक्ष्य देखा वहाँ के ईंटों के बारे में, तो इन्होंने यहाँ पर देखा। लेकिन बाद में इस पर जो अच्छे से विचार किया गया, अच्छे से खोज किया गया, तो उसके लिए नाम आता है अलेक्जेंडर कनिंघम का, जो 1853 से लेकर 1856 के बीच में इनका कार्यकाल था। इन्होंने सबसे पहले बताया कि यहाँ एक सभ्यता है, और उस सभ्यता के बारे में और ज़्यादा डिटेल में जब जानकारी लेते हैं तो आता है कि जब ये तो बाद में रिटायर हो गए, लेकिन इसी चीज़ को, इन्हीं की खोज को, इन्हीं के इस खुदाई को पूरा करने का काम इन्हीं के उत्तराधिकारी, जो हम कह सकते हैं जॉन मार्शल, आते हैं 1921 में। इस खोज को जो इन्होंने बताया था कि ऐसी कोई सभ्यता है, इस खोज को पूरा करने का काम जो था वह दयाराम साहनी ने किया और रखालदास बनर्जी ने किया। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन कहाँ से आता है? क्वेश्चन दोस्तों ये आता है कि जॉन मार्शल कौन थे, या फिर ये आ जाता है कि किसके नेतृत्व में सिंधु सभ्यता घाटी की खोज हुई थी। पूर्ण खोज किसके नेतृत्व में हुई थी? तो जॉन मार्शल के नेतृत्व में। अब सवाल ये आता है कि जॉन मार्शल के नेतृत्व में हुआ था, लेकिन इनके साथ कौन कौन थे जो अलग अलग जगह मिला था। तो जब बात दयाराम साहनी की आती है तो वहाँ पे आ जाता है हड़प्पा सभ्यता खोज इन्होंने किया था, और रखालदास बनर्जी की आ जाती थी, इन्होंने मेसोपोटामिया का खोज किया था। ये वही आदमी है जो सबसे पहले इस जगह के बारे में जाने थे। इसलिए अगर विशेष तौर पे ये बोला जाए कि हड़प्पा सभ्यता की खोज में कौन था, तो दयाराम साहनी हो गए, और मेसोपोटामिया खोज में कौन था, तो रखालदास बनर्जी हो गए। इस तरह से ये इनके खोज के बारे में बात हो गई। अब हम काल के बारे में बात करें। जैसा कि आपको पता है कि इस चीज़ के बारे में, इसके बारे में हमारा कोई भी लिखित दस्तावेज नहीं है, ना ही कोई प्रमाण है। इसका मतलब ये है कि जो वहाँ की खुदाई में जो चीज़ें मिली है, उसी के आधार पे हम ये सोचते हैं कि हाँ, यहाँ पर क्या है, कोई ना कोई सभ्यता यहाँ पर पल रही होगी, बढ़ रही होगी। तो उसी के आधार पर सबसे पहले जॉन मार्शल ने 3250 और 2750 BC तक का कार्यकाल बताया कि हो सकता है उस टाइम का हो। लेकिन आगे चलकर डीपी अग्रवाल ने कार्बन पद्धति के द्वारा, कार्बन 14 पद्धति के द्वारा, जिसमें हम किसी भी जीवाश्म के उम्र का पता लगाते हैं, तिन्होंने भी जो चीज़ें मिली थी, जो जीवाश्म मिले थे, उसके उम्र का पता लगाया कार्बन 14 से, और फिर बताया कि इनका जो कार्यकाल है, ये सिंधु से घाटी सभ्यता का जो समय था वो 2300-1750 BC का था। और बेसिकली अगर देखा जाए, चूँकि इन्होंने प्रैक्टिकली इस चीज़ को किया, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा फीवर में हम अगर बात करें डेट को लेकर, तो 2300 से 1750 को माना जाता है। इसके बाद देखो दोस्तों, देखिए अगर हम उद्भव की बात करें, देखिए उद्भव का मतलब क्या था कि ये कहाँ से आया, कैसे आया, इसके बारे में अगर बात करें तो सबसे पहले देखिए हम ये कहना चाहेंगे कि इसमें जो मेन चीज़ें थी वो क्या थी, विदेशी मत। कुछ विदेशी लोग तो वो क्या बोलते थे
कि ये सुमेरियन सभ्यता है। सुमेरियन का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए हड़प्पा, ये भारत ही हड़प्पा हो गया, ठीक है, यहाँ पाकिस्तानी सभ्यता, यहाँ मिस्र था। तो ऐसे जो मिस्र की सभ्यता में यहाँ के कुछ मेसोपोटामिया के लोग थे, मेसोपोटामिया में सुमेरियन लोग रहते थे। तो कुछ लोगों ने बोला कि यही जो सुमेरियन लोग हैं वो निकल कर हड़प्पा सभ्यता में चले होंगे, इसीलिए इनकी शुरुआत जो है वो सुमेरियन सभ्यता से भी की जा सकती है। लेकिन कुछ इसमें कौन कौन थे बोलने वाले, मार्शल और व्हीलर थे। इसके बाद कुछ स्थानीय मत थे कि नहीं ऐसा नहीं हुआ है, क्योंकि बहुत से सुमेरियन जो करते हैं वो हड़प्पा सभ्यता में नहीं होता है। बहुत सी चीज़ें जो थी यहाँ के रहने खाने पीने का जो था वह सुमेरियन सभ्यता से मैच नहीं करती है, इसलिए भी ये प्रमाण सही नहीं हो पाया। और बाद में रखाल दास बनर्जी ने एक द्रविड़ शैली बोला कि एक द्रविड़ के लोग रहते थे, उनके आधार पर ये उस तरह के लोग रहते थे। इस तरह से अलग अलग मत है कि इनकी शुरुआत कहाँ से आई, ये कहाँ से आए थे, इनकी शुरुआत को लेकर अलग अलग मत आज भी है। चूँकि कोई लिखित स्रोत नहीं है, इसलिए बस हम जो चीज़ें मिली थी उसी के आधार पर सारी बातें हम बता सकते हैं। अगर हम विशेषताओं की बात किया जाए तो देखिए, जब हम हड़प्पा सभ्यता की बात करते हैं, सिंधु सभ्यता की बात करते हैं, ठीक है, और एक चीज़ और है इसमें एक चीज़ और देख लीजिए कि हड़प्पा सभ्यता को या फिर सिंधु सभ्यता को, यानी जो हड़प्पा सभ्यता है, चूँकि हड़प्पा नामक नदी यानी इसी नदी के किनारे थी, इसीलिए इसे हड़प्पा बोलते हैं। और यहाँ पर सिंधु नदी के किनारे भी थी, और कहीं कहीं इसको ये सरस्वती नदी के किनारे भी थी, इसलिए इसको हड़प्पा सरस्वती नदी भी बोलते हैं। तो अलग अलग नाम इसके लिए फेमस है। चूँकि जगह जहाँ पर पहली खोज हुई थी उस जगह के नाम को लेकर ही हम नामकरण करते हैं, इसीलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता भी बोला जाता है। बात करते हैं विशेषताओं की, तो विशेषताओं में सबसे पहले विशेषता ये थी कि यहाँ के जो लोग थे, ठीक है, यहाँ का जो आवासीय व्यवस्था था वह क्या था, वह एक दूसरे को काटती थी, ऐसे काटती थी। इसका मतलब क्या था कि यहाँ पर घर होंगे, यहाँ पर घर होंगे, यहाँ पर घर होंगे और यहाँ पर घर होंगे। ये जो था वो रोड था, ये वहाँ की सड़कें थी, और हर एक घर के बगल में यहाँ पर नालियाँ लगी हुई थी। इसका मतलब है कि ये कहीं ना कहीं शहरी व्यवस्था थी। घरों में आंगन होते थे, अन्नागार होते थे। अगर घरों की बात करें तो उसमें अन्नागार होते थे, अन्न रखने वाला होता था, एक जगह अलग रूम होता था। ऐसे ही इस नहानागार होता था, नहाने के लिए भी अलग से व्यवस्था थी यहाँ पर, ठीक है। तो ये सब व्यवस्थाएं जो कहीं ना कहीं नगर से मैच करती है, इसलिए इसे नगरीय सभ्यता भी बोलते हैं। और इन सभ्यता में कांस्य का प्रयोग भी बहुत ज़्यादा हुआ है, इसलिए कई बार इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी बोलते हैं, ठीक है। और इसमें कहीं भी हम देखेंगे लड़ाई झगड़े, किसी से बैर भाव, सब की कोई बातचीत नहीं है, कोई प्रमाण ही नहीं मिला। इसलिए हम ये बोल सकते हैं कि ये जो सभ्यता जो पल बढ़ रही थी वो कहीं ना कहीं बहुत ही शांतिप्रिय तरीके से पल बढ़ रही थी, और इसमें कोई नहीं था। दूसरी बात क्या है, व्यापार। और ये जो सभ्यता थी वो क्या थी, लेन देन के वाली थी, यानी व्यापार वाली थी। लोग एक दूसरे को अपना सामान देते थे और लेते थे, सामान के बदले सामान देते थे और सामान के बदले लेते थे। इस तरह से सभ्यता आगे पल बढ़ रही थी। राजनीति की अगर बात करें तो यहाँ पर कोई राजा महाराजा के बारे में कोई बहुत बड़ा साक्ष्य नहीं मिला है जिसके आधार पर हम ये कह सकें कि यहाँ पर कोई राजा होता होगा, ठीक है। तो इसलिए ना ही यहाँ पर कोई लड़ाई झगड़ा था, तो इसलिए हम कह नहीं सकते कि यहाँ पर कोई राजा महाराजा होंगे। तो ये मेन कुछ विशेषताएं थी जो सिंधु घाटी सभ्यता को लेकर थी। तो ये आपको मैंने एक छोटे व्यू में पूरा सिंधु घाटी सभ्यता समाप्त कर दिया, बता दिया, और क्वेश्चन यहीं से आएगा। इसके बाद हम कुछ प्रमुख स्थल हैं उनके बारे में बात करेंगे जहाँ से क्वेश्चन हड़प्पा सभ्यता से पूछे जाते हैं। वो स्थल क्यों है और उस स्थल फेमस होने का उसका क्या कारण है, अभी हम इसके मैप के जरिए हम आपको बताते हैं ताकि आपके माइंड मैप में एकदम अच्छे से बैठ जाए, ठीक है। तो दोस्तों एक बात और मैं कहना चाहूँगा, इस तरह के वीडियो लगातार आपको स्ट्रीम मिलेगी, और आप इसके लिए क्या करेंगे, अपने दोस्तों से, अपने जो भी फ्रेंड्स होंगे जो कहीं ना कहीं तैयारी कर रहे हैं और कोचिंग के पैसे के अभाव में वो कोचिंग नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके लिए भी है कि लगातार इस तरह के वीडियो को देखें, हम उनकी तैयारी में साथ देंगे, लगातार वो आगे बढ़ें, ठीक है। अब हम इसके बारे में बात करेंगे कि इसके मैपिंग को लेकर देखेंगे कि कैसे हम मैप बनाते हैं, और मैप को में कैसे हम देखेंगे